Hi guys, I hope you are well and you are studying seriously. वैसे तो अब तक जितना पार्ट मैंने पढ़ाया, इवन लास्ट लेक्चर में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराया आप लोगों को, तो उसके बेस पे भी कुछ मैंने क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, बट नो वन हैज़ सेंड मी. प्लीज़ ऐसा मत करो, आप रिस्पॉन्स करो. आप हर लेक्चर में आपसे एक ही बात कही जा रही है कि प्लीज़ रिस्पॉन्स, ताकि हमें पता चले कि आर यू गेटिंग और नॉट. तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर में पढ़ा. सबसे पहले हम लोगों ने तो लीनियर इनर्शिया देखा. लीनियर इनर्शिया के बाद हम लोगों ने उसको रिलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो कि रोटेशनल मोशन में होता है. एंड देन आफ्टर दैट वी सॉ सम एग्जांपल्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो प्लीज़ जो लोग ये लेक्चर देख रहे डायरेक्ट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरा पिछला लेक्चर देखें आप, ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा आइडिया आ जाए. आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा उसी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे. तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर. फिर मैंने आपको कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? जो आइडिया देता है कि ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर दूर बिखरा हुआ है. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये फॉर्मूला था. आज हम लोग देखेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, ये देखेंगे हम लोग. आइए, तो हमने फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. m क्या है? मास ऑफ द बॉडी. k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन. सही है. अब यू कैन इजीली कैलकुलेट इट्स यूनिट m मेजर्ड इन किलोग्राम मास. k इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. लेकिन यहाँ पे इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बन गई kg मीटर स्क्वायर. याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या बन गई? kg मीटर स्क्वायर. अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? kg मास m1, m मीटर डिस्टेंस मतलब लेंथ 2, और टाइम का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो t⁻0. दीज आर द डायमेंशंस. तो ये इसको बन गई बच्चों यूनिट और ये डायमेंशंस. सो दीज आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमेशा याद रखना. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से आपको लर्न करना है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था. एंड उसके बाद उसके ये दो फॉर्मूले, ये मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोग इसको और इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं. दोनों फॉर्मूला यूज़ होते हैं. ये वाला भी यूज़ होगा, ये वाला भी यूज़ होगा. एंड इनफैक्ट इन दो फॉर्मूले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं, इसके अलावा और भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के कई सारे फॉर्मूले जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. बस इतना याद रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज एम के स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन m1 l2 t⁻0. इतना क्लियर है? इतना पार्ट कॉपी करें. उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप्स के लिए क्या होता है. लेकिन उसके पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर है. सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर वेक्टर, स्केलर, ये दो ही होती है. वेक्टर किसको कहा हमने? वेक्टर हमने उन क्वांटिटीज को कहा जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और जिनके पास कुछ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के हिसाब से क्वांटिटीज चेंज होती हो. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, जैसे फोर्स है ना, जैसे टॉर्क, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है. स्केलर वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास उसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है. अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है. देखो फॉर्मूला लिखा था हमने I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. हमने कहीं बार बार नहीं डाला, इससे आपको लग रहा होगा दिस इज स्केलर. बात ठीक है. ये मास है, ये तो स्केलर होता है. डिस्टेंस, ये भी स्केलर है वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर टर्म्स
तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी स्केलर है। लेकिन एक बात ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा खास टर्म है कि जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में अगर मैं एक्सिस चेंज करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ प्लेट, 2.5 LB की प्लेट है ये। तो ये मेरे हाथ में है। अगर मैं इस प्लेट को इस एक्सिस के अराउंड घुमाऊं, देखो ये मेरा एक्सिस है, जो पेन है मेरा एक्सिस है, और मैं प्लेट को ऐसे घुमाऊं, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करना चाहूँ रेस्ट से, तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट ना। तो मान लेते हैं हमने जब इसको इस तरह घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे मिला, मान लेते हैं वो मुझे मिला I1। क्या मिला? I1। अब हमने क्या किया, अब मैंने इस एक्सिस को ऐसा अंदर डाल दिया यहाँ पे, यानी मैंने इसके अंदर पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करके मैंने यहाँ से निकाला, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब मैं इस प्लेट को इस तरह से घुमा रहा हूँ ऐसा, यानी प्रीवियस केस में आई वॉज रोटेटिंग लाइक दिस अबाउट दिस एक्सिस ना, नाउ आई एम हैविंग माई एक्सिस लाइक दिस एंड आई एम रोटेटिंग लाइक दिस। तो क्या मैंने एक्सिस चेंज किया? करेक्ट। तो क्या एक्सिस चेंज करने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, क्या वो I1 ही होगा पिछले केस की तरह? नहीं होगा, बल्कि अब जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिटन एज I2। दैट मीन्स इट विल बी डिफरेंट देन प्रीवियस। अच्छा, और आगे आइए, अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस तरह फिक्स किया यहाँ, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अब मैं प्लेट को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। यानी आप बात समझ रहे मेरी? मान लेते ये एक्सिस है और ये प्लेट है, और ये प्लेट ऐसा ऐसा घूम रहा है इस एक्सिस के अराउंड में ऐसे। तो क्या अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 या I2 होगा? नहीं, अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होके मेरा बन जाएगा I3। दैट मीन्स दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अदर देन प्रीवियस टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। उसी तरह और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मान लो ये एक्सिस इस तरह से है ऐसे, और मैं प्लेट को ऐसे घुमा रहा हूँ लाइक दिस, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी डिफरेंट देन प्रीवियस 3 एंड इट कैन बी रिटन एज I4। सो हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा ये वेक्टर के जैसा है और थोड़ा थोड़ा ये स्केलर के जैसा भी है। तो फिजिक्स में इस तरह की जो क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर दोनों तरह से थोड़ी थोड़ी बिहेव करती है, उनका एक सेपरेट नाम है बच्चों, याद रखना। और उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। कैसी क्वांटिटीज़? टेंसर, इसका एक अलग नाम है, टेंसर क्वांटिटी। सो दिस क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी। इट्स नॉट प्योरली स्केलर, इट्स नॉट प्योरली वेक्टर, बट इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। आप कहेंगे क्या सर और भी कोई क्वांटिटीज़ है? क्या फिजिक्स में और भी कोई क्वांटिटीज़ है जिसे हम टेंसर कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक करंट अगर एक सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ये हमने सर्किट बनाया, यहाँ पे प्लस या माइनस, करंट कैसे जाएगी भाई? प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, करंट ऐसे जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर इसको चेंज कर दो, अब ये पॉजिटिव प्लेट इधर है और नेगेटिव प्लेट इधर है, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, साथ में डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या इसको वेक्टर कहेंगे? नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का आप अगर एक वायर ऐसा है और ऐसे जाते जाते मैंने वायर को ऐसे मोड़ लिया, तो क्या करंट चेंज हो जाएगा? नहीं, करंट तो सेम रहेगा। तो डायरेक्शन है, लेकिन वायर को किसी भी तरह आप मोड़ लो, करंट के मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बिहेव करता है एज अ वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा दिखाता है, और मैग्नीट्यूड तो इसके पास है ही है, लेकिन हम इसको ना स्केलर में डालते हैं ना वेक्टर में डालते हैं, बल्कि हम लोग इसको किस में डालते हैं? टेंसर में। इवन कुछ किताबों में आपको स्केलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये है कि कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी, जो बोथ टाइप का नेचर शो करती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंसर क्वांटिटी, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में आएगा? टेंसर में आएगा। और उसी तरह हमने अभी जो देखा, क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारा किसके अंदर आएगा? टेंसर क्वांटिटीज़ के अंदर आएगा। तो आई होप पूरा क्लियर है आप लोग को, ठीक है? तो अपनी स्क्रीन को ज़रा पॉज करो और इतना पार्ट आप कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आपको क्या क्या याद रखना है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखा था, फॉर्मूला देखा था, वो तो आपको पता होना चाहिए। साथ में हम लोगों ने भी इसका क्या देखा, यूनिट देखा, इसके डायमेंशंस हमने देखा, और साथ में हम लोगों ने इसका देखा कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर है। हमें पता चला ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर डिफरेंट बॉडीज। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडीज़ के कुछ नेचर के बारे में बता दूं कि बॉडीज़ होती कौन कौन सी टाइप की है और कौन कौन सी बॉडीज़ की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो जहाँ तक बात बॉडीज़ की है, तो देखिए कुछ बॉडीज़ आपको ऐसी होगी जिनको हम कहेंगे यूनिफॉर्म, क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म बॉडीज़, और कुछ बॉडीज़ होती है जिनको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़। क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़। सर अब ये क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल से बात समझ लो एकदम अच्छे से, सुनो। यहाँ पे कोई बॉडी इस तरह से प्योरली सर्कल है, प्योरली सर्कल के फॉर्म में इस तरह से कोई बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर जो मास है, जो मैटर है, मान लो ये बना हुआ किससे है, कॉपर से। ये किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो कॉपर कंटेंट है, आप इमेजिन करिए कि अगर वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है, हर तरफ सेम है, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म बॉडी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसी बॉडी को लिया और यहाँ पे कॉपर कंटेंट ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पे कॉपर थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे कॉपर थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और बढ़ गया, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो कॉपर कंटेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज चेंजिंग when I am moving throughout the body. Now this will be treated as non-uniform body. Are you getting me? उसी तरह हम लोग कुछ ऐसी बॉडीज की बात करेंगे जिनके प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जैसे रिंग, डिस्क, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, थिन रॉड वगैरह वगैरह। ये सारी बॉडीज भी यूनिफॉर्म है, तो मतलब यूनिफॉर्म हो सकती है। तो सुनो यहाँ पे, अगर मैं इस तरह की एक बॉडी बनाऊं, अब ये कोन है, तो इस कोन के अंदर अगर इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ रहे हैं ना आप? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह सेम है। यानी अगर मैं इतना टुकड़ा उठाऊं और इसका मास नापूं, तो मान लो मुझे मिला m। अगर मैंने सेम टुकड़ा कहीं और जगह से उठा लिया, पूरी बॉडी में कहीं से भी, और उसका मास भी मुझे m ही मिला, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म बॉडी, क्योंकि इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसा है, सेम है। यानी इसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। ऐसी बॉडीज को यूनिफॉर्म कहेंगे। समझ गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपका बच्चों क्लियर होना चाहिए। और उसी तरह अगर मैं कोई ऐसी बॉडी ले लूँ, तो इस बॉडी को हम लोग कहेंगे, तो एक तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप समझ गए, ठीक है। कुछ ऐसे बॉडीज की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि रेगुलर और इर्रेगुलर शेप वाली होगी। कैसी होगी? रेगुलर बॉडीज और इर्रेगुलर। देखो, कुछ होती है रेगुलर और कुछ होती है इर्रेगुलर। सर रेगुलर में कौन आएगा? रेगुलर मतलब जिनका प्रॉपर प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल शेप है। फॉर एग्जाम्पल रिंग और डिस्क और सिलेंडर और स्फीयर वगैरह वगैरह, ये सब है इर्रेगुलर बॉडीज। कुछ ऐसी है जो इर्रेगुलर शेप में, जिनका कोई आप शेप का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी बनाया ऐसे, भाई क्या नाम है इसका? इर्रेगुलर है ये। उसी तरह मैंने एक बॉडी बनाया जो हाफ सर्कल है और फिर पूरा रेक्टेंगल है और फिर थोड़ा सा ऐसा ट्राइंगल शेप में जा रहा है और फिर ऐसा है। ये कैसी बॉडी है? इर्रेगुलर बॉडी है। उसी तरह कोई बॉडी ऐसा ले लो आप, ऐसा कुछ भी ऐसा, दिस इज इर्रेगुलर बॉडी, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दोज बॉडीज हु आर यूनिफॉर्म, मतलब उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और दे आर रेगुलर लाइक रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर जो इर्रेगुलर बॉडीज है या फिर जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज है, सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है प्रैक्टिकल से। और कुछ बॉडीज जिनका मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता हो,
तो फिर उसका हम लोग थ्योरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एच.सी. वर्मा के अंदर कि एक लंबी सी स्केल है और उस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 4, 5 और उसी तरह राइट हैंड साइड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पर्टिकुलर स्केल जो है ये ऐसा मीटर स्केल है, मतलब इसकी लेंथ 1 मीटर है और ये मास इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक एक सेंटीमीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फाइंड करो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब यहाँ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg बदल रहा है ना, और डिस्टेंस भी इसका मास का 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे प्रिसाइजली आपको नंबर ऑफ मासेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मासेस पता है और आपको ये भी पता है वो एक्सिस से कितने दूर है। तो सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, ये यहाँ पे इस तरह की बॉडीज़ पे अप्लाई होता है। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है जो यूनिफॉर्म बॉडीज़ है और साइड बाय साइड दे आर रेगुलर इन शेप। सो फॉर दोज बॉडीज़ हम लोग उनका एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे और उन फॉर्मूले को बच्चों आपको याद करना है, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम और आपका जो कंपिटिटिव एग्ज़ाम होगा, इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्स दे आर गोइंग टू आस्क यू, वो आपको किसी भी शेप की बॉडी देंगे तो वो या यूनिफॉर्म भी होगी, रेगुलर भी होगी। लाइक दे विल बी गिविंग यू डिस्क, they will be giving you cylinder, they can give you the sphere, they can give you the uniform thin rod, etc, etc. So whatever the body is given, if it is uniform and regular in shape, इस formula by default आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, एकदम कॉमन बॉडी से, और वो है अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। So we are starting with the first shape, क्या, a thin uniform ring। अब रिंग तो आप सबने देखी होगी भाई, रिंग कैसी होती है, रिंग किसको कहते हैं। देखो मैं उसका शेप यहां पे बनाता हूं। रिंग इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, it will be a structure such that its mass is distributed along the circumference। इसका जो मास है it is distributed along its circumference। यानी आप एक क्या करो, एक पतला सा एक वायर ले लो और उस वायर को सर्कुलर शेप में ऐसा मोड़ दो और उसको सॉलिड कर दो, कड़क कर दो, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना वो आपका रिंग है। क्यों? इसका जो मास है वो उसकी पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो थिन है, एंड इट्स कंप्लीट मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर। इट्स मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर। अब हमें ये बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्या होगा? अरे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन विच गिव्स यू आइडिया अबाउट दैट हाउ मच, अप टू हाउ मच एक्सटेंट दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस रिंग का मान लो मास m है, रिंग का मास कितना है m, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m विल बी एज इट इज। अच्छा, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन? आप यहाँ देख सकते हो इसका जो रेडियस है वो r है, तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो भी रेडियस r, इस तरफ जाऊँ 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 तो भी रेडियस r। So can I say its mass is distributed uniformly at a distance of r? So that means radius of gyration is directly what? r. And we can write I is equal to mr square. So this is the moment of inertia. This is the moment of inertia of a thin uniform ring. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस किया। वो क्या? बात को ध्यान से समझना। जब भी आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आए, वहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस। मैंने अभी आपको इस डिस्क का एग्जांपल लेके भी आपको समझाया कि अगर मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग।
मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, मैं ये एक्सिस कंसीडर करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस. एक्सिस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है. तो जब भी हम कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें उस एक्सिस की खोज में निकल जाना चाहिए कि जिस एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है. ये इसको मैं इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने अक्सर बच्चों को एग्जाम में मिस्टेक करते हुए देखा है. एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से दिएगा कि भाई यही रिंग है और ये रिंग इस तरह से बनी हुई है और एक्सिस यहाँ ली गई है. अब बच्चे क्या करते हैं, भाई रिंग है ना तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया I इज इक्वल टू mr². अरे ये गलत है. क्यों? ये वाला जो फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है ये सोचना पड़ेगा कौन सी एक्सिस के अराउंड. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, और रिंग इसके अराउंड में ऐसे ऐसे घूम रहा है. मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस which is going inside the plane of the board and ring is moving like this. So if the ring is moving like this and this is the axis, then the formula for moment of inertia is I equal to mr². तो आप बात समझे, यानी अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो मान लो ये रिंग आपका इस तरह से होगा ऐसे, और ये एक्सिस जो इसके सेंटर से ऐसे ऐसे पास हो रहा है और रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है. दिस इज द एक्सिस. सो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr². बात समझ आई आपको? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग, आगे मैं लिख देता हूं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कहां से पास हो रही है? इट्स सेंटर ऑफ मास and perpendicular to its plane. हाँ, इस बात को याद रखिएगा, इसको भूलना मत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आएगा तो हमें ये सोच लेना है कि कौन सी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, बिकॉज हर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता रहेगा. समझ आ गई ये बात अच्छे से? अब आप बोलेंगे कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्सिस के बदलने से चेंज होता है. बिल्कुल. तो अब अगर कोई एक्सिस दे दिया एग्ज़ाम में, जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सीडी है, तो अब ये सीडी, अब ये रिंग नहीं है, याद रखना, ये डिस्क, इसको हम डिस्क के अंदर काउंट करेंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा. लेकिन मान लो इसका जो पेरीफेरी दिख रहा है आपको, द पेरीफेरी विच इज़ विजिबल टू यू, ये वाला पार्ट, अगर इसको मैं काट लूँ ऐसे और बाहर निकाल लूँ तो क्या मुझे एक रिंग मिल जाएगा मेरे हाथ में, है ना? तो मान लो इस तरह का रिंग शेप स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I इक्वल टू mr². लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दिया कि यू आर गिवन दिस रिंग एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. यानी ये एक्सिस है और ये रिंग ऐसे घूम रही है, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, मतलब ये ऐसा रिंग यहाँ पे ऐसा है एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस. इस एक्सिस के अराउंड में ऐसे 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 घूम रही है वो, यानी दिस इज द रिंग अटैच टू द एक्सिस एंड इट इज मूविंग लाइक दिस. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कैन वी फाइंड? यस, वी कैन फाइंड. उसी तरह अगर इस रिंग के अंदर यहाँ एक्सिस बना दिया जाए ऐसा और इस सीडी को ऐसा घुमाया जाए, ऐसा घुमाया जाए, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कैन वी फाइंड? यस, वी कैन फाइंड. तो कोई भी एक्सिस अगर आपको दे देवे, वो अगर आपको रिंग का ये बेसिक फॉर्मूला याद है, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आप कोई दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ टू थ्योरम्स, एंड दैट टू थ्योरम्स आर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसका डेरिवेशन हम अभी करेंगे. ओके, तो उसके पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं. वो क्या? जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. अब हम कोई दूसरा शेप लेते हैं और वो शेप है हमारे पास डिस्क. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, रिंग की जगह क्या आ जाएगा? डिस्क. अगेन वी विल कंसीडर दैट दिस डिस्क इज अ थिन, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है.
मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेग्लिजिबल थिकनेस। उस डिस्क की जो थिकनेस है वो कैसी है? नेग्लिजिबल है। मतलब ये सी डी, दिस सी डी वी कैन कंसिडर इज इट एज अ डिस्क। इसका जो थिकनेस है पतली सी है ना, और एकदम पतली सी है, सो थिकनेस इज नेग्लिजिबल एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कैन कंसिडर इज एट अ डिस्क। देखो पुराना जो स्ट्रक्चर हमारा था वो रिंग था। रिंग मतलब एक पतला सा ऐसा मास जो सेंटर से कुछ आर दूरी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको रिंग कहेंगे। लेकिन अगर वो मास इस तरह से पूरा ऐसा फैला हुआ है तो अब ये डिस्क हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड द डिस्क। डिस्क हम इसे कहेंगे और पुराना जो स्ट्रक्चर था जो इस तरह से सिंपल सा बना हुआ था इस तरह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग। लेकिन अगर इस रिंग के अंदर आप इस तरह से मास फिल कर दो यहाँ पे भी, कीपिंग इट्स थिकनेस नेग्लिजिबल हमारे केस के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिस्क। ओके, तो चलिए आइए फाइंड करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का कितना होगा। अगेन सेम क्वेश्चन अराइजेस, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन कौन सी एक्सिस के अराउंड? वेरी गुड, कौन सी एक्सिस? ये वाली एक्सिस, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। देखो ये एक्सिस जो है ये इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रही है, और ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है। इट इज़ मूविंग लाइक दिस। तो ये डिस्क अगर घूम रही है तो इसको घुमाने के लिए ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कैन वी फाइंड? यस वी कैन फाइंड एंड लेट अस फाइंड। चलिए देखते हैं। So first of all I will be making a simple diagram, 2D diagram like this। मान लेते ये डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ओके, और इस डिस्क का जो रेडियस है मान लेते हैं वो कैपिटल R है। ओके, कितना है बच्चों? कैपिटल R। अब इसका एनालिसिस करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। चलो मास तो डिस्क का पता है। व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन? पुराने केस में कैसा था? द मास वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द सर्कमफरेंस, सो हमने डायरेक्टली लिख दिया द रेडियस ऑफ गायरेशन इज आर स्क्वायर। बट नाउ इन दिस केस द रेडियस ऑफ गायरेशन इज नॉट डायरेक्टली आर स्क्वायर। वाई? बिकॉज दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ वेरी थिन स्मॉल रिंग। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बात यहां पे सुनिए ध्यान से। ये मेरे हाथ में डिस्क है, हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये हमारा जो डिस्क है, दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ दिस स्मॉल रिंग, देन 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 दिस स्मॉल रिंग, एंड सो ऑन इट इज अप टू इट्स पेरिफेरी, अप टू इट्स सर्कमफरेंस। तो ये सेंटर से लेके अपने सर्कमफरेंस तक बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है। अब जब ये बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स है जो कि सेंटर से पेरिफेरी तक जा रही है, मिलकर बना हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो सेम रहेगा या अलग रहेगा? कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो सेंटर से दूर वाली रिंग का जो रेडियस होगा वो बढ़ता जाएगा। अब जब रेडियस बदल रहा है सेंटर से दूर जाते हुए, तो रेडियस तो सर चेंज हो रहा है ना? रेडियस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रेडियस इज नॉट सेम फॉर ऑल द रिंग्स, दैट इज वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट आर स्क्वायर ओवर हियर। तो यहां पे हमको कुछ और चीज करना पड़ेगा। अब और चीज क्या करना पड़ेगा? यस, यहां पे अब बात आती है किसकी? कैलकुलस, मैथमेटिक्स। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे इसमें। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं। हमने इतना तो समझ लिया कि सेंटर से जब भी दूर जाएंगे तो मास इसका चेंज होता रहेगा, फाइनली पेरिफेरी पे इसका रेडियस बन जाएगा आर। सो कहना है से इसका जो रेडियस है आर वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, यानी एकदम सेंटर पर रेडियस 0 है, एकदम सेंटर पर रेडियस 0। आगे जाते रहोगे तो फाइनली पेरिफेरी पे रेडियस क्या बन जाएगा? कैपिटल आर। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इट्स रेडियस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, करेक्ट ना? रेडियस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग।
इन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हम लोग मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन इजीली एनालाइज एनी शेप। खाली इस शेप की बात नहीं है, अरे अगर सिलेंडर दे देवे, यूनिफॉर्म रॉड दे देवे, स्फीयर दे देवे, कोई भी सिचुएशन आपको मिल जाए, एनी सिचुएशन कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है। बच्चों सीखना पड़ेगा। फॉर फिजिक्स मैथमेटिक्स इज़ अ टूल। मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। सैफ सर भी आपको पढ़ा रहे डेरिवेशन, जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे वो आपका इंटीग्रेशन। तो डीमोटिवेट होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। इवन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर स्पेशली मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में कितना मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है इसका मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह आप लोग तक पहुँच जाएगा। तो यू कैन ईजीली गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जिन बच्चों का नीट वगैरह है, अक्सर वो लोग मैथ्स छोड़ देते हैं। दे टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली, दे स्किप मैथमेटिक्स। तो उनको फिर ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती मैथ्स की, तो उनको थोड़ा टफ लगता है। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए और जो बच्चे मैथ्स में वीक है उनके लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक पहुँच जाएगा। मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, तो उसमें सारी बातें आ जाएगी। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो इंटीग्रेशन, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेंसिटी। सबसे पहला स्टेप कौन सा है बच्चों? डेंसिटी। ये सब लिखते जाना, बिकॉज मैं रब करता जाऊंगा लिख लिख के। तो डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, यू ऑल नो, मास अपॉन वॉल्यूम। डिस्क का मास है m, डिस्क का मास कितना है m। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? सुनो यहाँ पे, वॉल्यूम विल बी इसका एरिया, वॉल्यूम विल बी इस डिस्क का एरिया, ये वाला पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना, ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया मल्टीप्लाइड विथ इट्स थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। लेकिन हमने शुरू में ये चीज़ कंसिडर करके चला है कि ये थिन है, मतलब इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। अरे थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थिकनेस वाला टर्म है उसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? एन विल बी ओनली राइटिंग पाई आर स्क्वायर। दिस इज द डेंसिटी। वैसे तो थिकनेस वाला टर्म आएगा, लेकिन इसका थिकनेस नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए थिकनेस वाले टर्म को मैंने उड़ा दिया। ओके, चलो, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं। कौन सा काम? सुनो यहाँ पे, सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे, अभी मैं r लिखता नहीं हूं, बाद में लिखूंगा। सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे जो रिंग है, मैंने उस छोटी सी रिंग को लिया। अरे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलके बना हुआ है ना, तो इसी तरह की एक और रिंग सेंटर से दूर है और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? r। इसका जो मास है, मान लेते हैं उसका मास है dm। कितना मास है उसका? dm। कितनी दूरी पे है? r। और इसकी जो लेटरल थिकनेस है वो है, मान लेते dr। इसकी जो लेटरल थिकनेस है वो कितनी है? लेट मी रब दिस। तो r डिस्टेंस दूरी पर हम लोगों ने एक रिंग कंसिडर किया जिसका थिकनेस, रिंग का लेटरल थिकनेस वो कितना है? dm। अब हम फाइंड करेंगे इस रिंग की डेंसिटी। So density of this ring rho will be equal to again mass upon volume, and mass is dm. Volume is what? Circumference 2 pi r multiplied with this, sorry this is not dm, it will be dr. We are taking it as dr, 2 pi r multiplied with dr. यहाँ से dm की वैल्यू निकाल लो। dm की वैल्यू क्या होगी? dm will be equal to density into 2 pi r into dr, correct ना? So sigma into 2 pi r dr, this is dm का वैल्यू। Now we will apply moment of inertia का formula on this ring।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, m in this case is dm and distance is what, r square. Now I am applying formula on this ring, but my aim is to find moment of inertia of this disk. The radius of disk is varying from 0 to r, correct na? So I can apply integration and on integration I put limit from 0 to r. अब ये इंटीग्रेशन क्या है सर? इंटीग्रेशन वो टूल है जो हम लोग छोटी सी चीज़ पे एनालिसिस करते हैं और फिर उसको पूरी चीज़ पे अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह आप डेरिवेटिव सीख रहे हो, उसके अलग अलग फॉर्मूले सीख रहे हो, बिल्कुल उसी तरह इंटीग्रेशन है, उसका भी अलग अलग फॉर्मूला है। दैट विल बी टॉट यू इन मैथमेटिक्स। ओके, सो 0 to r एज इट इज। dm की जगह उसकी वैल्यू हम रख देंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, करेक्ट ना? Okay, come to the next step. Integration from 0 to r. This r square and r, this become r cube and this dr as it is. अब ये जो टर्म है सिग्मा और 2 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बच्चों नहीं होता, कांस्टेंट टर्म इज टेकन आउट। ये पूरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहाँ पे एंड हो गया, मैथमेटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, first of all let me write constants sigma into 2 pi as it is। integration of r cube, इसका फॉर्मूला है r raised to 4 by 4। डेरिवेटिव में अगर आपको याद होगा r क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है 3r स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसकी पावर बढ़ा देंगे और वो नंबर को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा r raised to 4 by 4 और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करके ये लिमिट डालेंगे 0 से लेके r तक वाली। इतना समझ रहे हो आप अच्छे से? अब मैं रिमेनिंग स्टेप्स यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से लेट अस डू वही स्टेप्स। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट क्या है? अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट 0 उसको रखने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट r को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये स्मॉल r की जगह कैपिटल r आ जाएगा एंड योर टर्म्स बिकम I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू r रेस टू 4 बाय 4। अब ये सिग्मा की जगह क्या मैं रख सकता हूँ m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू है ना, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो जस्ट पुट ओवर हियर m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू r रेस टू 4 अपॉन 4। अब जो टर्म्स कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो और बाकी टर्म्स लिखते हैं। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये r स्क्वायर से इसका स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 बचेगा एंड द रिमेनिंग थिंग इज m r स्क्वायर और नीचे 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यहाँ पे पूरा लिख दो, डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about an axis passing through its center of mass perpendicular to its plane. This is the moment of inertia of disk. क्या आपको बात समझ में आ गई? ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Why? Because अगर आप ये कर लोगे अच्छे से समझ के, तो आप दूसरे जो शेप अगर आपको दिए जाएंगे तो आप उसका भी निकाल सकते हो, स्फीयर का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो। बाय द वे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों सिर्फ इस डिस्क का डेरिवेशन दिया हुआ है, बाकी सबका डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। वो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक के एंड पेज पे आपको मिल जाएगा, रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के एंड में। तो वो सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, यू शुड, क्योंकि कोई भी शेप पूछ सकता है आपको एग्जाम में। वैसे बाय द वे मोस्ट कॉमन जो शेप जो पूछे जा सकते हैं वो है आपका रिंग, डिस्क, sphere, cylinder and thin uniform rod. Okay, but you should remember other formulas if they ask. Okay, तो ये जो मैंने गिना है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। ये डेरिवेशन डिस्क का आपकी बुक के अंदर है, बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले गिवन है। और अगर आपको उसका डेरिवेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा HC वर्मा के अंदर। जस्ट गो एंड रिफर दैट। इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट टेल मी, आई विल बी हेल्पिंग यू। ओके, so this was all about moment of inertia, about its axis passing through its center of mass perpendicular to its plane. अब वही बात मैं रिपीट करूंगा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई दूसरी एक्सिस दे दिया तो क्या, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अलग फॉर्मूला नहीं है, मॉडिफिकेशन करना इसी फॉर्मूले में यूजिंग 2 थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अनदर थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अभी आप क्या करो, इसको कॉपी करो, इतना पार्ट अच्छे से इसको समझो, लिखने से ज़्यादा समझना है।
ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो सकता है मैथमेटिक्स नहीं आने की वजह से कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट दैट इज नॉट माई फॉल्ट बेटा, यू शुड लर्न मैथमेटिक्स, ओके। सो प्लीज गो एंड grasp this. If you are not getting, just message me personally, I will help you out, okay. So pause your screen, copy this, we'll move forward.